अस्सलाम वालेकुम। शारा दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई। पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर बहुत हाहाकार हुई, तनकीद का निशाना बनी और अपनी ही पार्टी के कुछ लोग जो हैं उनकी तरफ से भी हुकूमत के ऊपर तनकीद हुई और एक बड़ा वाकया हुआ। फिर जहांगीर खान तरीन जो हैं वो मुल्क छोड़ के भी चले गए, वो इलाज की गर्ज से गए हैं, कहा यही जाता है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि उसका शख्साना जो है वो इस शुगर कमीशन रिपोर्ट के साथ मिलता जुलता है। पुरानी यारियां जो हैं वो किसी और तरफ चली गई। लेकिन इस सब के बावजूद सियासत से हटके और हम तो बात करेंगे कि जो दो अदालती फैसले आए हैं। एक अदालती फैसला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया, उसके अंदर जो कमीशन की रिपोर्ट है उसकी कानूनी हैसियत के हवाले से कहा गया कि इसकी बुनियाद पर किसी को सजा या इसको सजा नहीं दी जा सकती, उसके लिए एक तरीकाकार है। इसकी हैसियत जो है वो एक कंप्लेंट की है। जबकि दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट जो है उसने मुख्तलिफ बुनियादों पे इस कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त कौन सा फैसला जो है वो इन फील्ड है और आगे क्या होगा। तो इस हवाले से हमने पहले भी जब कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो दो कानूनी माहिरीन उनको मदऊ किया था। आज भी हम उन्हीं के साथ गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर मलिक। एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से इनका बड़ा काम है और द कोटिंग द लॉ जो है वो इनका निशान, मैं कहता हूँ एक संगे बुनियाद है, संगे मील है कानून के तालिब इल्मों के हवाले से। और मेरे साथ दूसरी तरफ मौजूद होंगे जनाब खुर्रम चुगताई। और खुर्रम चुगताई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हवाले से इनका काफी तजर्बा और काम है। इनके और भी बहुत सारे काम है लेकिन उनके ऊपर हम पर्दा डला देते हैं। तो गुफ्तगू में तैमूर साहब आपसे करूंगा कि मैं तो कंफ्यूज हूं कि कौन सा फैसला इन फील्ड है। आप मुझे समझा दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो गए या सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर? कयूम साहब, थैंक यू। आपने आज हमें बुलाया है यहाँ पे। आप ऐसे शोज़ करते हैं लोगों की लीगल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने के लिए, करते रहें इंशाल्लाह। देखें, ये आपने कोटिंग द लॉ का जिक्र किया, उसका एक मकसद बड़ा यही है कि लोगों में लीगल एनालिसिस हो, जजमेंट्स का, खाली सियासी बातें ना हो बल्कि कानूनी जायज़ा भी लिया जाए अदालती फैसलों का। तो उस लिहाज से तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों जो फैसले हैं जिनका आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी और सिंध हाई कोर्ट का, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं और ये शो करते हैं। दोनों फैसले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हालांकि पिटिशनर भी की भी पोजीशन वही है, उनके वकील दोनों जगह मखदूम अली खान साहब हैं और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने वही पोजीशन ली हैं दोनों जगह। तो दो कामयाब वकीलों की तरह दोनों बेंच के बड़े माहिर जो जज साहिबान हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन किया। सो इसलिए पहली बात तो ये हो गई कि ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं फैसले। अब इसमें इशू किस में क्या हो सकता है? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने तो हुकूमत की बात मानी है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी इसमें कुछ गलतियां हैं प्रोसेस के अंदर, बट वो इतनी मटीरियल नहीं है कि जो सारा प्रोसेस था एक ग्रेटर गुड के लिए, कि जी शुगर क्राइसिस क्यों हुआ, सब्सिडीज गलत दी गई, ठीक दी गई, कि उस सारी चीज़ों के ऊपर जो मेहनत हुई वो ख़त्म कर दी जाए। तो उनका बेसिकली बात ये थी कि ये डायरेक्टरी नेचर की बातें थी, रूल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो करना और सब कुछ ये मैंडेटरी नहीं है। और अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ को हम डिसमिस करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने दूसरा ओपिनियन लिया और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं, आपकी कोई भी प्रिंसिपल लेजिस्लेशन हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो, कानून साजी हो, आपने इसलिए बनाई है कि आप उसको फॉलो करें। और अगर हुकूमत फॉलो नहीं करेगी तो आप आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आम आदमी उसको फॉलो करे चीज़ों को? तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है और अगर इनकन्सिस्टेंसी कोई मौजूद है तो उसका फ़ायदा हुकूमत नहीं उठा सकती। जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं उनको उसका बेनिफिट देना चाहिए। सो ये बड़ी ज़रूरी बात है। अब देखें, रूल्स ऑफ बिजनेस जो अब बड़ी अजीब बात है इसमें यहाँ, और मैं एज अ पाकिस्तानी शहरी इस बात पे गुस्सा भी आता है कि इसमें हुकूमत में सब इदारों में बहुत बड़े बड़े वकील शामिल हैं। और एक बेसिक बात है कि आप अपना अगर काम ये करना चाहते हैं ठीक तरीके से, तो उसको प्रोसेस को ठीक तरीके से शुरू करें। अगर रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि कैबिनेट डिवीजन ने इंक्वायरी कमीशन से रिलेटेड चीज़ें मूव करनी है, तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ना करे। उसके बाद अगर गैजेट में नोटिफिकेशन होना है तो वो नोटिफिकेशन टाइम पे हो।
अब इस किस्म की बेसिक गलतियां हुई हुई हैं, ये नया मेंबर कैसे ऐड करना है, कब करना है, जो पहले 3 मेंबर जी हाँ, पहले कमेटी है और कमेटी के अब बाद फिर उसकी वो कमीशन बना, तो ये इंडक्शन। सब चीजें हमें समझ नहीं आती कि इनका मकसद क्या है। फिर आपने जब ये सब कुछ हुआ, आपने इतने महीने पूरे मुल्क को और मीडिया को एक तरफ लगा दिया। जो इंडिविजुअल लोग या मिलर्स इसमें शामिल हैं उनके साथ तो चलें, जो होना था हो गया। हम सब चाहते हैं कि जी शुगर इंक्वायरी अगर क्राइसिस और ये क्रिएटेड है मिल्स वालों का, तो पूरा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब जो है वो गलत तरीके से भी नहीं होना चाहिए कि शुगर इंक्वायरी और ये रिपोर्ट और इन सब चीज़ों से पहले जो शुगर का रेट था, आज जो है कहने को एहतसाब और घेराव होना है, लेकिन शुगर की प्राइसेस उससे भी 20-30% ज़्यादा हैं। तो ये समझ से बाहर हैं चीज़ें कि असल में हुआ क्या है अवाम के साथ और हुकूमत के साथ भी, और इन मिल्स वालों के साथ भी। सो जो क्या चीज़ इस वक्त इन प्ले है, आई थिंक देखें, जो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बाद में आया है और वो बड़ा क्लियरली कहता है कि जी जो सारी इसमें गैप्स हैं, जो प्रोसीजरल फ्लॉज हैं, उनकी वजह से इस रिपोर्ट के ऊपर और उससे उसके बाद जो सब्सिक्वेंट फैसले आए हैं या डायरेक्शन दी गई हैं, वो सब टू द एक्सटेंट ऑफ द पिटिशनर्स वो इनवैलिड है, राइट। अभी तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि बार बार गौर से अगर लोग पढ़ें तो जो 20 शुगर मिल लेके गई हैं सिंध हाई कोर्ट में, अभी उनके हद तक ये बात हुई और उसके ऊपर रिलाई करके कोई इदारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस हाई कोर्ट की जजमेंट में जज साहिबान ने ये भी कहा है, ये डायरेक्शन दी है साथ इन सब इदारों को कि आप इन चीजों की इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली करें, लेकिन आप रिलाई नहीं कर सकते रिपोर्ट के ऊपर या उससे मुंसलिक किसी फर्द के ऊपर। मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कह रही कि रिपोर्ट की हैसियत एक कंप्लेंट की है और सिंध हाई कोर्ट जो है वो इसको इसकी हैसियत एक बतौर कंप्लेंट के भी मानने को तैयार नहीं है और वो डायरेक्शन देती है एफबीआर को, नैब को, एफआईए को, कंपटीशन कमीशन को कि वो अपने अपने तौर के ऊपर जो है वो इसकी इंक्वायरी करें। ठीक हो गया। तो तैमूर साहब, अगर आप इजाजत दें तो खुरम साहब से पूछ लें कि ये रूल्स ऑफ बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आर्टिकल 10A इंपॉर्टेंट है अपना खुरम चुगताई साहब? क्योंकि 10A तो फेयर ट्रायल की बात करता है। फेयर ट्रायल के अंदर जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने लिया है वो ये लिया है कि जनाब इसके अंदर बायस है और फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, सुना नहीं गया और ना सुनने की बुनियाद के ऊपर आपने जो है ना वो कैसे ये सस्टेन कर सकती है? मैं शुक्रिया तैमूर एंड कयूम साहब। अगर आपको याद हो, हमने पिछली जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें हमने बताया था कि इस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत क्या है। ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। अब बात करते हैं गुफ्तगू का आगाज कि फेयर ट्रायल क्या है। आर्टिकल 10A कहता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट्स और लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन। डिटर्मिनेशन तो मेरी with all due deference to KK Aga Sahab, Judge Sahab is an extraordinary legal brain in Pakistan. Additional Attorney General भी रहे हैं, Additional Prosecutor General नैब भी रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रहे हैं और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि सरे महल जो केस था उसमें आसिफ जरदारी साहब के सॉलिसिटर भी रहे हैं कानूनी हैसियत के अंदर। अगर आप देखें आर्टिकल 10A और आर्टिकल 99 रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो सब डेलीगेटेड या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है। आर्टिकल 99 में फ्रेम होते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस और बाज मोहम्मद काकड़ केस जो 2012 में आपने वो केस काफी अच्छी तरह कवर किया था, हाँ जी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल डिक्लेयर किया दैट कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है उसका लेजिस्लेटिव स्टेटस जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ऊपर है, ज्यादा है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फ्रेम होती है। तो रूल्स ऑफ बिजनेस आर सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। एक तो ये बात आप जरूर, लेकिन वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ही होते हैं ना, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब आर्टिकल 10A को अगर आप और उन रूल्स ऑफ बिजनेस के ऊपर अगर आप अमल नहीं करते तो फिर व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? अच्छा, उसकी हद तक मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। जो ऑब्जर्वेशन हैं सिंध हाई कोर्ट की और जो तैमूर ने बात की कि रूल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो करना गवर्नमेंट की और जो आर्टिकल 99 की रिक्वायरमेंट है कंडक्ट ऑफ बिजनेस,
how to conduct business, how to allocate the business of the federal government. This is rules of business. तो अगर रूल्स ऑफ, और आपने देखा है पिछले 2 साल में मेजॉरिटी जो फैसले हैं, हुकूमती फैसले या हुकूमती जो इंतजामी अमूर हैं, उनको अदालतों में इस बुनियाद पर कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, कहीं अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि वो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नहीं थे। इससे पहले जैसे कि अभी रिसेंटली आर्मी चीफ का केस था, अच्छा, उस जैसे कि उसको भी आप कह सकते हैं कि उसमें बजाय इसके कि हमारे जो दोनों जो साइड्स थी, बेंच और लॉयर्स की साइड, दोनों ने रूल्स ऑफ बिजनेस को उस तरह डिस्कस ही नहीं किया, ना तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही असिस्टेंस आई अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि रूल्स ऑफ बिजनेस में ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क मौजूद है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ और आर्म फोर्सेस के जो हेड्स हैं। इसी तरह जो आप वापस आते हैं आर्टिकल 10A पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में क्लियरली एक बात सिंगल बेंच ने डिक्लेयर की कि ये प्रोसीडिंग्स जुडिशियल या कुजाया जुडिशियल नहीं है, और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं कमीशन की, इन्होंने कोई भी राइट, सिविल राइट्स और क्रिमिनल लायबिलिटी डिटरमिन ही नहीं करनी। तो मेरी राय में आर्टिकल 10A वहां अप्लाई होगा जहां कोई डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन होगी। तो आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, इट वाज नॉट अ ट्रायल। ये जजमेंट में, सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट में आपको कहीं भी ये डिक्लेरेशन नजर नहीं आएगा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं कमीशन की, इंक्वायरी कमीशन की, वो जुडिशियल नेचर की थी। तो आपका जो व्यू है, आपका व्यू जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। नहीं, मेरा व्यू टू द एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 10A, मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों में, ICA में, जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, जो उन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन किया है, दो दैट प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द सबमिशंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये देखें, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की सबमिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी सामने वही थी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, और सिंध हाई कोर्ट के सामने भी वही थी। अब होता यह है कि एक जगह दोनों ही की बुनियाद के ऊपर अदालतों ने फैसले दिए, और लेकिन दूसरे मुख्तलिफ फैसले हैं। कंफ्यूजन तो मुझे ये हो रही है ना कि अगर आउटकम देखा जाए, वैसे तो मतलब है कि जो भी शुगर मिल मालिकान है उनके खिलाफ कोई भी अदारा कार्रवाई किसी भी वक्त कर सकता है, ठीक है। तो फिर इस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो उसकी हैसियत कैसे डिटरमिन होगी फॉर फर्दर एक्शंस? मेरा जहां तक ख्याल है कि ये दोनों फैसलों में कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, सवाए उसकी वैलिडिटी और बायसनेस के, दोनों कोर्ट्स के फैसले एक ही हैं। ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, आउटकम एक ही है, आउटकम एक है, और दोनों में इदारों को कहा गया है कि आप इसके कानून के मुताबिक, जो मुतलका कानून है उसके मुताबिक फैसला करें। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर, उसी से मिलती जुलती ऑब्जर्वेशन सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दी है, लेकिन उसको 22 के प्रिंसिपल पे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ओके तैमूर साहब, हुकूमत किस फैसले के खिलाफ जाएगी? क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो कहा कि वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत, क्योंकि वो जो वो चाह रहे थे वो हो गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के भी आर्गुमेंट्स यही हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो एक कंप्लेंट है, इसकी बुनियाद के ऊपर वो नहीं हो सकता। देखिए, ज्यादा बातें तो जो हुई हैं वो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट में हैं, जिनको हुकूमत करेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि हम बिल्कुल कानूनी बात करने के बजाय इसको थोड़ा सा हम होलिस्टिकली देखें कि एक्चुअली हो क्या रहा है और इम्पैक्ट क्या है। आपने जैसे अभी बिल्कुल ठीक बात की कि जो सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, वो किसी के खिलाफ भी कभी भी कोई भी एक्शन या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती हैं विद ड्यू प्रोसेस। तो अब बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने कहने को तो ये कहा है कि जी आपने इसके ऊपर रिलायंस नहीं प्लेस करनी, रेफर नहीं करना, लेकिन ये बात तो हम सब पहले ही कह रहे हैं और एग्री करते हैं, एक्सेप्ट कि अवाम जिनको लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कि जी ये पता नहीं चार्जशीट आ गई है, कि एक्चुअली रिपोर्ट जो है वो तो एक गाइडेंस ही है, एक गाइडलाइन है, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है कि जी ये चीजें हैं।
अब एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, लेट्स से एफआईए या नैब, आपने उनको कह दिया कि जी आपने इस पर रिलायंस नहीं पेश करनी, नहीं करनी, या इससे रेलेवेंट लोगों से बात नहीं करनी, तो आप मैक्सिमम आप यही करेंगे ना कि अब आपने जो काम करना है उसमें उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसको रेफर नहीं करेंगे, लेकिन चीज तो आपको पता चल गई कि जी इस मिल के अंदर ये चीज हमने जाके चेक करनी है, उस मिल में हमने वो बात चेक करनी है, शुगर मिल एसोसिएशन या कंपटीशन कमीशन की ये खामियां हैं या गैप्स हैं, उनको इस तरह करेक्ट देखना चाहिए। तो वो तो अब सब कुछ वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, राइट? तो उस पे लेते, सो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में अगर तो जो सिंध हाई कोर्ट ने भी बात की कि उन्होंने फिर कहा डायरेक्शंस दी हैं, आई थिंक अगर गौर से जजमेंट पढ़ें सिंध हाई कोर्ट की, तो मेरे ख्याल में जो शुगर मिल मालकान हैं उनको भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। और आप सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ें पूरी, तो उसमें उन्होंने कुछ बड़ी सख्त बातें हुकूमत के बारे में और भी की हैं कि जी कि ये अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स का क्या रोल है। और जी हाँ, और उसके ऊपर अगर आप इजाजत दें तो हम खुर्रम चुगताई साहब से पूछ लें कि बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्जा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आ रही है ना ये सारे स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, और सिंध हाई कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा कि उसमें जनाब जो इंस्ट्रक्शंस थी, एडवाइजेस लेनी थी, वो काफी कुछ उन्होंने गलत किया। खुर्रम साहब, वो बैरिस्टर शहजाद अकबर के हवाले से क्या बिलखुसूस हाई कोर्ट्स में क्या कहा गया? दोनों हाई कोर्ट्स ने दोनों ने कहा है, और वो क्या कहा है? मैं जैसे तैमूर ने भी एक कानून से हटकर एक बात की, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी इमरान खान साहब के उस्मान बुज़दार हैं बेसिकली, कि हर तरफ से उनके बारे में कानूनी और उनकी कारकर्दगी के बारे में हर तरह से जजमेंट्स में, मीडिया में, इवन अदरवाइज हर जगह पे एक बात है कि उनका जो परफॉर्मेंस है, जो एसेट रिकवरी यूनिट हो, अकाउंटेबिलिटी की बात हो, इस जजमेंट में क्लियरली बात की है सिंध हाई कोर्ट ने 22 के प्रिंसिपल को डिस्कस करते हुए कि हाउ an officer or a functionary of the government can do accountability. अकाउंटेबिलिटी का रोल क्या है, जबकि नैब एक इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, एंटी करप्शन एक इदारा है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, एफबीआर है, तो उनका जो रोल है अकाउंटेबिलिटी करने में, ना तो वो प्रोसिक्यूटर हैं, वो प्रोसिक्यूटर थे आज से कुछ 15 साल पहले शायद, तो शायद अभी तक वो उस रोल से, अपने प्रोसिक्यूटर के रोल से थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए उन्हें। ही इज नाउ अ फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट, और एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड ही हैज अ राइट ऑफ ऑडियंस इन द पार्लियामेंट नाउ, सो ही शुड एक्ट लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर, नॉट लाइक अ प्रोसिक्यूटर। और यही बात सिंध हाईकोर्ट की जजमेंट ने भी कही कि, और उसमें रिलाय किया कि सारी जजमेंट्स पे जब कमेंट्स करते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हुकूमत की जानिब से एक्सप्लेन करते हुए, और ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कितनी जरूरी है ये सबको मालूम है, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव को क्या कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है, किस कानून के मुताबिक, और इसी वजह तो से आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने बिलखुसूस ज्यादा जोर से ये कहा है कि ये शहजाद अकबर मिर्जा साहब का जो किरदार है इसके अंदर मुख्तलिफ हवालों से, खा वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेने का हो और खा वो आगे तक पहुंचाने का हो, उसके अंदर जो है वो खराबियां और खामियां हैं। वही मसला रूल्स ऑफ बिजनेस का है ना जी। काश हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो देखें कि आइन के मुताबिक आइन की रूह क्या है, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है। इससे पहले इन्होंने डिक्लेयर किया, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन था उसको उसके ऊपर सुबकी उठानी पड़ी गवर्नमेंट को। उसके अलावा एक लंबी अभी तो जस्टिस काजी फैज ईसा की जजमेंट आई है, और उसके अंदर जो ARU के किरदार के हवाले से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या लिखती है। मैं कहीं आप तैमूर कुछ कहना चाह रहे थे क्या? स्पेसिफिकली आपको क्या समझ आता है इन दोनों हाई कोर्ट्स के एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर शहजाद अकबर मिर्जा की एक्ट के हवाले से, जो मैं क्या आप इसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर आ गया इनके खिलाफ? देखें, वो आई थिंक इसके सिंध हाई कोर्ट ने उसमें कोई कंक्लूसिव बात तो नहीं की। उन्होंने ये लिखा है कि दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग एडवाइजर्स एंड SAPMs that will need to be determined
सून, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर करके उन्होंने बात की है। तो ये तो एक होगा, लेकिन मेरा इसमें अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट भी है। मैं यहाँ शहजाद अकबर साहब के परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगा, वो एक अलग चीज़ है, हमारे कॉलीग हैं एज अ वकील वो। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ये सब वकील भी हैं और इनकी मतलब अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं, ये नहीं सिर्फ पिछले भी, हमारी मिनिस्ट्री भी है, बाबर रवान साहब भी हैं। तो ये हुकूमत को अभी तक ये क्यों नहीं समझ आती कि अगर किसी से कोई एक्शन लेने हैं तो इनको पहले ही एडवाइजर बना देते, या अब आपने इंटीरियर का भी चार्ज दिया हुआ है, अकाउंटेबिलिटी का भी दिया हुआ है, तो आप अगर इंटीरियर मिनिस्टर भी एक फुल मौजूद है तो इनकी, यही सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि बाइफर्केशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी है, कल को इस पे भी सवाल उठेंगे। आपने अकाउंटेबिलिटी के अदारे अलग हैं, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, तो आपने इस पे क्यों कहा है, कुछ और टाइटल दे देते। मुझे जो अफसोस आता वो है, वो एक कानून के तालिब इल्म और तज्जियाकार होने की नाते ये है कि ये सही तरह क्यों नहीं कर रहे ये चीजें। लेकिन मैं इस हुकूमत का खैर ख्वाह भी हूँ, लेकिन और ये जिस तरह खुरम ने बात की, हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन वो ठीक तरीके से हो ना। ये तो नहीं है कि बस आपने झंडा उठाया हुआ है इंसाफ का और आगे इंसाफ किसी की झोली में डाला नहीं, राइट। तो या तो ये हमारे साथ तमाशा हो रहा है, मतलब अवाम के साथ कि जी बस टोपी घुमाई जा रही है हमें, तो फिर तो ठीक है। अगर एक्चुअली अचीव करनी है चीजें, तो ये इस किस्म की प्रोसीजरल मिस्टेक्स इतने बड़े बड़े नाम साथ होने के बावजूद वो क्यों हो रही। मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि व्हाई दीज प्रोसीजरल डिफेक्ट्स आर देयर एंड व्हाई दे हैवंट बीन करेक्टेड फ्रॉम डे वन। मतलब आप सीखने तो नहीं आए ना हुकूमत के अंदर, और ये चीजें लेके जब आपके पास सीनियर लोग साथ एक्सपीरियंस भी आए हैं, तो फिर अल्टीमेटली, और जब ये प्रोसीजरल तो गलतियां हो और ये इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार दुरुस्त ना हो, काम पूरे ना किए गए हो, तो फिर अल्टीमेटली फायदा किसको होता है फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर? देखें वही बात है ना, जिनको आप अकाउंटेबल ठहराना चाह रहे हैं, फायदा तो ज्यादा फिर उनको आएगा, जिस तरह अभी अगर हो रहा है। ऑल्दो मेरा फिर यही ख्याल है, कॉन्ट्री टू मे बी पब्लिक परसेप्शन, कि ये सिंध हाई कोर्ट के फैसले से कोई शुगर मिल मालकान को बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिल गई है, बिकॉज जिसने इन्वेस्टिगेटर ने अभी भी बातें करनी है, उसके बाद वो उसके टेबल पे अभी भी रिपोर्ट पड़ी है, उसको पता है मैंने किस तरफ जाना है। अब वो सिर्फ अपनी अगले स्टेप्स में उनको रिफर नहीं करेगा, बट उसको फिर भी उसी चीजों को फॉलो कर सकता है, और कोर्ट ने भी स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी हैं सिंध हाई कोर्ट ने। तो ये मामला तो आगे चलेगा, लेकिन ये है कि ये किस तरफ लगेगा, और वही बात है कि आप किसी एक खुर्रम साहब सबके साथ करना है जो भी करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। खुर्रम साहब, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखती है, तो मुझे एक बात बताएं कि फिर ये कौन सा इदारा होगा जो ये अकाउंटेबिलिटी शुरू करेगा, किसकी जुरिसडिक्शन में आएगा? ये नैब की आएगा, FIA की आएगा, FBR की आएगा, कंपटीशन कमीशन की आएगा? कयूम साहब, सबसे बड़ा जो आपने देखा सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट में रेफर किया हुआ है ख्वाजा सलमान रफीक वाला जो रिसेंटली फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अकाउंटेबिलिटी ड्राइव और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म या अकाउंटेबिलिटी प्रोसीडिंग्स किस तरह हो रही हैं। आप ये देखिए कि एक ऑफेंस जो है पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग, वो नैब के पास भी है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस उसकी इन्वेस्टिगेशन FIA के पास भी है। उसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट अलग से है जो कि फेटफ को देख रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और स्टेट बैंक अलग से है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये मैं ओनरशिप लेते हुए PTI गवर्नमेंट के साथ अपनी एफिलिएशन या जो भी, कि ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो, क्योंकि इसी गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी ड्राइव को, जो कल शिबली फराज साहब ने भी कहा कि हमने राइट और रॉन्ग गवर्नमेंट का एक डिस्टिंक्शन क्रिएट की है, तो वो राइट और रॉन्ग गवर्नमेंट की डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हुए आपको ये तो देखे कि आपने अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर क्या बनाना है। 2 साल में अभी तक सिर्फ अपोजिशन और गवर्नमेंट इस बात पे लड़ रहे हैं कि जी NRO मिलना है, NRO नहीं मिलना, लेकिन अकाउंटेबिलिटी करनी कैसे है? ना तो कोई रिफॉर्म्स लेके आए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेके आए, और शायद आपको मालूम, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, याद हो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, और जो तीनों जजमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की, डिवीजन बेंच की और सिंध हाई कोर्ट की, उसमें भी वो रेफर किया गया कि जहां रिपोर्ट के वो पोर्शंस हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने भी बात की है कि लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि सट्टे के बारे में क्लियर ऑब्जर्वेशन है सिंध हाई कोर्ट की
कि सट्टे को एक क्राइम या एक फ्रॉड कंसिडर किया गया है रिपोर्ट में, जबकि सट्टे को डील करने के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है। और उस रिपोर्ट में भी लिखा है कि हुकूमत को लेजिस्लेशन करनी चाहिए। जब तक आप नहीं तो सबसे पहला काम जो अगर करना चाहिए मैं था, यही तो कह रहा हूँ कि फर्ज करें कि जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हो जाती है, तो वो एक कंप्लेंट है, मान लेते हैं वो उसका सारा, तो वो फोरम कौन सा होगा, कहाँ से शुरू करेगी? देखिए ये एफबीआई करेगा, नैब करेगा, कौन करेगा? क्या सारे इदारे करेंगे? और क्या सारे इदारे जो हैं वो करके अपनी अपनी जगह पे मुकदमे बनाएंगे, या सब मिलके फिर एक मुकदमा बनेगा, या हुकूमत को मजीद फिर कोई जीआईटी बनानी पड़ेगी इनकी? क्या होगा, कैसे शुरू कैसे होगा? इस बात का जवाब आपको बैरिस्टर शहजाद अकबर, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, मुझे मालूम है। पैराग्राफ 57 है जिसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर का वो जो खत है, ये सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट का, उसका पैराग्राफ 57 में 27 जुलाई का जो खत है जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और चेयरमैन एसईसीपी को लिखा है, ठीक है। और उसके बाद वो पूरे उस खत में आपको अंदाजा हो जाएगा कि बैरिस्टर साहब जिनको पूरा का वो अकाउंटेबिलिटी डिसीजन मैट्रिक्स का की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कि उनको इस बात का कितना इदराक है कि ये असल में इन्वेस्टिगेशन किसको करना है। और उसके नीचे ही पैराग्राफ 58 ऑनवर्ड सिंध हाई कोर्ट ने उसी खत की जो एग्जामिनेशन किया है उसके बारे में क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं कि किस तरह से एक सबऑर्डिनेट, क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, अकाउंटेबिलिटी तो मैं नहीं समझता, क्योंकि रूल्स ऑफ मतलब इंटीरियर मिनिस्ट्री के भी हैं और एहतसाब के भी हैं, और इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे एफआई आती है, तो वो किस तरह से, ये 22 का उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर कहा। अभी तैमूर ने जो बात की है कि जो टाइटल था, अगर कोई सवाल किया जाए तो रूल्स ऑफ बिजनेस में आर्टिकल 99 और जो आपके डिविजन्स हैं, आपको मालूम है रूल्स ऑफ बिजनेस में किस तरह मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स को डिफाइन किया गया है। तो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी, वो अपॉइंटमेंट उनकी रूल्स ऑफ बिजनेस में हुई है, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हुई थी। इत्तेफाक की बात यह है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में अकाउंटेबिलिटी और एआरयू की देखिए आप मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं बात करना चाहता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का सब्जेक्ट रूल्स ऑफ बिजनेस में मौजूद नहीं है जी। मैं अगर अच्छा मुझे अपना तैमूर साहब, ये देखें मुझे इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। खुर्रम चुगताई साहब बहुत चालाक आदमी है, इन्होंने क्लियर कट जवाब नहीं दिया है कि शुगर माफिया की कंप्लेंट किस थाने के अंदर दर्ज होगी। सर मेरे ख्याल में तो पहली बात ये है कि देखें सिंध हाई कोर्ट ने जजमेंट अच्छी दी है, मेरे ख्याल में वो पूरी उस तरफ चीज़ नहीं गई जहाँ शायद सुप्रीम कोर्ट को लेके जानी चाहिए। तो होना ये चाहिए कि पहली चीज़ तो ये है कि देखें हमारे में से किसी के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि यू शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड। प्रोसीजरल डिफेक्ट्स के साथ कोई मामला शुरू हों तो फिर भी उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को या कोई भी प्रोसिक्यूटिंग इदारे को नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो वो उस हद तक बात जो है आई एक्सपेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट उस तरफ देखेगी, बट मैं ये कहूँगा कि इस मामले को ठीक तरह शुरू करके ख़त्म करें। फिर बातें क्योंकि आगे यही चलती रहेंगी कि 2 मिल 6 मिल के ऊपर आपने किया, पूरी इंडस्ट्री बाकी के साथ क्या है, किस इदारे ने क्या करना है, ये स्ट्रीमलाइन करके आई वुड एक्सपेक्ट कि जब ये चीज़ अपील में जाती है तो बल्कि ज़्यादा गाइडलाइंस आएंगी कि किस तरह इसको करना चाहिए। जो आपने बात की कि क्या एक नई JIT आनी चाहिए या किस तरह, इसको एहतसाब होना ज़रूरी है, लेकिन इसको पूरा सही तरह करें और अक्रॉस द बोर्ड करें और हर चीज़ को, और फिर दोबारा डिफेक्ट्स के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बता देना कि मतलब मैं सिंध हाई कोर्ट का भी मान लूं और फैसला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी, मैं तो कंफ्यूज हूं ना। मुझे बताएं कि मैं वो कौन सा थाना होगा जहां पे जाके चीनी के नाम के ऊपर हमें जो लूटा जाता है आवाम को, उनकी FIR में किसके पास दर्ज कराने जाऊं? ये तो सारे कंफ्यूज लग रहे हैं। देखें वो आपको जहां इंडिविजुअल ऑफेंसेस की बात है, आप इंडिविजुअल के तौर पे एग्रीव पार्टी हैं तो वो तो आप जाके मुख्तलिफ अपने किसी एक स्पेसिफिक मिल के या पार्टी के अगेंस्ट, ब्रोकर के अगेंस्ट आप कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जो बाकी चीजें हैं वो तो इदारों ने करनी है ना। आपने खुर्रम ने इदारों का जिक्र किया, CCP एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक और इदारा है,
कि क्या ये कार्टेल है या नहीं है, ये डिटर्मिनेशन होनी जरूरी। जी बिल्कुल तैमूर साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि ये पहले तय तो हो ना कि आया ये कार्टेल है भी या नहीं है, तो कंपटीशन कमीशन के साथ साथ तमाम इदारों को करना चाहिए। लेकिन अच्छा ठीक, दूसरी तरफ जो तैमूर साहब जो हैं वो शायद उनकी कोई मीटिंग है, तो हम उनको यहीं से खैर खुदा हाफिज कहेंगे, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे खुर्रम चुगताई साहब। खुर्रम चुगताई साहब, आप दोनों की बातों से जो है ना मुझे जो सेंस आती है वो ये है कि मुझे नहीं नजर आता कि ये केस कहाँ और किस इदारे के जरिए शुरू होगा, और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कोई कानून साजी नहीं हो सकेगी। व्हाट डू यू थिंक? जी सर, आपकी बात बिल्कुल बजाय है कयूम साहब, और यही बात पैरा 46 है सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट का, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात की है कि देयर इज नो लेजिस्लेशन, देयर इज नो लॉ टू डील विद सट्टा। ठीक, और उसके अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिंध हाई कोर्ट जजमेंट, जो रिपोर्ट है उसमें भी यही बात बारहा कही गई है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा एरियाज हैं जिनके ऊपर कानून साजी की ज़रूरत है। जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो रोल है, हमेशा से जब से पाकिस्तान के क़याम के बाद से लेकर अभी तक हमारा जो शुगर इंडस्ट्री है वो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है। उसकी लाइसेंसिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो मैकेनिज्म है वो सारा, और अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है शुगर इंडस्ट्री को डील करने का, वो पूरे का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है। और हमें चाहिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर कानून साजी के बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए और कानून साजी करनी चाहिए। और हम किस किस्म की कही होगी और कौन करेगा? देखिए, सब्जेक्ट जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो शुगर, जो फूड एंड एग्रीकल्चर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जबकि फूड सिक्योरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो एक कंसेंसस बिल्ड करके फेडरल लेजिस्लेशन भी लाई जा सकती है जिसमें शुगर इंडस्ट्री को स्टार्ट फ्रॉम लाइसेंसिंग नहीं, प्राइस कंट्रोल जो है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो आप भी बहुत सारे, आपका एक्सपीरियंस है कानून बनाने का, कोई कानून आप ही बना के दे दें यार। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कोई सजेशंस वगैरह किसी फॉर्म में, लेजिस्लेटिव मेमोरेंडम की फॉर्म में हुकूमत को सजेस्ट करें कि इसके बारे में। अभी एनवायरनमेंट के ऊपर और हेल्थ की इशू पर जो कोविड सिचुएशन थी उसके अंदर आपने बड़ा आपने बड़ा एक ज़ख़ीम जो है वो पेपर लिखा है लेजिस्लेशन के हवाले से, एंड इट इज वेरी, आई मस्ट से इट्स अ वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट। तो उसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आप भी शायद शुगर जो मैं अपने तो मैं कोशिश इंडस्ट्री करूंगा है कि ये रेगुलेट हो जाए इसी तरह से, क्योंकि ये नेशनल इशू है जो तैमूर ने भी बात की कि हम अभी तक ये तो देख रहे हैं कि जी हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है और हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी, हर सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई लॉ होना चाहिए। जो अकाउंटेबिलिटी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो हमारा ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जो करप्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस है, अब इसी सब्जेक्ट को अगर देख लिया जाए शुगर कमीशन वाले, शुगर कमीशन की रिपोर्ट पे, तो शुगर कमीशन की रिपोर्ट में इटसेल्फ आपने एंटी करप्शन को भी डायरेक्शंस दी गए, और जो कैबिनेट का डिसीजन था जिसमें उन्होंने वो जो डिसीजन मैट्रिक्स क्रिएट किया कि जी एफबीआर भी करे, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो प्रोविंशियल साइड पे करे, नैब जो है वो भी इन्वेस्टिगेट करे, और स्टेट बैंक भी करे, एसईसीपी भी करे, कंपटीशन कमीशन भी करे कार्टेलाइजेशन को। तो वो जब अगर हर इदारा, क्योंकि मुख्तलिफ जो उसके पार्ट्स हैं, जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, और ये सिर्फ शुगर इंडस्ट्री का मसला नहीं है, पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरी इंडस्ट्री जो है, जैसे आपने अभी आईपीपीज को देखा, आईपीपीज पे आपको नेपरा भी है, आपकी जो एनर्जी पॉलिसी है, उसके अलावा आपके टैरिफ्स को, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंटरनेशनल लॉ है, तो उसको भी हमें एक सिंगुलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आना चाहिए
बैंकिंग साइड है, उसके ऊपर SECP भी है, स्टेट बैंक भी है, कंपटीशन कमीशन भी है। तो और बैरिस्टर फरोग नसीम साहब तो आपके बहुत उस्तादों में से उस्ताद हैं, तो आप उनको सजेशन देते हैं कि वजारत कानून जरा इन सारी चीजों की तरफ देखें। मैं कोशिश करूंगा अपने कहीं कुछ ना कुछ सजेस्ट बहुत करने की। शुक्रिया खुर्रम साहब, आपका आपने लेकिन बताया। फरहान हाँ नसीम जी, साहब आप देखें ना जी, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ जो 2 साल के बाद जिस मिनिस्ट्री की जो कारकर्दगी आई है, तो वजारत कानून ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में, और चलें उम्मीद है इसके वो ऊपर इस पे किसी दिन काम और करेगा। बात करेंगे। तो वक्त जो है वो उसकी तंगी के बायस हम आज आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन बात वहीं पे है कि मेरी कंफ्यूजन स्टिल बरकरार है कि आपने उसको वो नहीं किया है। 2 हाई कोर्ट्स के फैसले हैं और इन दोनों हाई कोर्ट्स के फैसलों के हवाले से अगर शुगर मिल मालिकान जो है या शुगर इंडस्ट्री जो है वो मुतमईन नहीं होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से, तो वो जाती है, या सिंध हाई कोर्ट के फैसले से मुतासिर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से क्या कहती है, क्योंकि नैब के हवाले से अदालत और अदालती ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आती रही हैं, और बाकी देखते हैं मामला कैसे चलते हैं। और अगर नैब के अंदर भी ये मामला चलता है तो नैब को भी अपने कवानीन के मुताबिक इसको देखना होगा, नैब ऑर्डिनेंस के अंडर ही उसको देखना होगा। उसके लिए ये अगर कमीशन रिपोर्ट जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, तो फिर या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है तो उसके ऊपर नैब की इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन आएगी। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये सारी सूरत हाल चलती है, और इस सारी सूरत हाल के बाद क्या आवाम को सस्ती चीनी मिल पाएगी। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने